In today's video, we are going to discuss one of the best problem of JEE Main 2021, which is originally inspired from IIT JEE 96 problem based on the concept of gravitation field. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कई बार JEE एडवांस का जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली और मॉडिफाइड फॉर्म में JEE Main में फ्रेम कर दिया जाता है। आज हम लोग ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग डिटेल आउट करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो स्फेरिकल प्लैनेट हैं, एक का मास m है, रेडियस r है, और जो दूसरा मास है उसका जो स्फीयर उसका मास 9m है और रेडियस 2r है। दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है वो 8r दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो छोटा स्फीयर है वहाँ से डायरेक्टली हम लोग बड़े जो स्फीयर है, स्फेरिकल प्लैनेट है, उसकी तरफ एक सैटेलाइट को थ्रो करते हैं। तो हमें ये बताना है कि मिनिमम स्पीड क्या होगा इस सैटेलाइट का। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, ये जो आप स्फीयर देख रहे हो, जो स्मॉल स्फीयर देख रहे हो, इसके सरफेस से इसकी तरफ जो बिगर स्फीयर है यहाँ से हम लोग डायरेक्टली थ्रो करते हैं। तो हमें ये बताना है कि इसका जो मिनिमम स्पीड क्या होगा जिससे वो इसके सरफेस पे पहुँच जाए, ठीक है। तो और यहाँ पे एंड में एक नोट भी दिया हुआ है कि टेक 2 प्लैनेट्स टू बी फिक्स्ड इन देयर पोजिशन। सो यहाँ पर ये भी दिया हुआ कि ये जो सैटेलाइट का मोशन होगा उसकी वजह से जो स्फेरिकल प्लैनेट्स है इसके पोजीशन पे कोई भी असर नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि जो 96 में जो प्रॉब्लम पूछा गया था उसमें डेटा क्या था। तो उसमें एक मास जो था वो m था और जो दूसरा मास था वो था 16m था, राइट। जो सेपरेशन था दोनों सेंटर के बीच का वो 10a था, रेडियस a था और स्मॉलर स्फीयर का a था, और जो बिगर स्फीयर है उसका रेडियस 2a था। तो आप देख सकते हो कि जो डेटा था वो सिमिलर था। वहाँ पे स्टार्स था, वहाँ पे 2 स्टार्स का दिया गया था, यहाँ पे 2 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट बस डेटा को चेंज कर दिया गया। फाइनली उस क्वेश्चन में जो 96 का प्रॉब्लम था उसमें भी यही पूछा गया था कि मिनिमम स्पीड क्या होगा जिससे ये दूसरे स्टार के सरफेस पे पहुँच जाए। तो वहाँ पे स्टार्स था, यहाँ पे प्लैनेट था। तो सेटअप जो था वो बिल्कुल सिमिलर है। जो 96 का जो सेटअप था उसी से डिराइव्ड है ये, सिर्फ डेटा को चेंज किया गया, बट जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वो सिमिलर है। सो डेफिनेटली क्या होगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप JEE एडवांस का जो स्पेशली सिंगल करेक्ट होता है और जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा JEE मेन के लिए। सो लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। सो यहाँ पर सबसे पहले सिचुएशन, आई होप आपको क्वेश्चन का क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गलती कहाँ पे होती है। तो क्योंकि यहाँ पे मिनिमम स्पीड पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने इस स्फीयर का जो सरफेस है उसके सरफेस का एक पॉइंट हमने लिया है A, और जो बिगर स्फीयर है उसके सरफेस का एक पॉइंट हमने B लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम सैटेलाइट को, लेट्स से इसका मास m है जिसको हम है ना थ्रो कर रहे हैं टुवर्ड सैटेलाइट B। सो यहाँ पर इसकी तरफ हम लोग थ्रो कर रहे हैं डायरेक्टली। तो हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। सो यूजुअली हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर मेरे को B तक पहुँचाना है तो B तक पहुँचते पहुँचते अगर इसका स्पीड 0 हो जाए तो, और फिर हम कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो कंजर्वेशन मैकेनिज्म लग सकता है। तो वहाँ से डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स से पहले हम लोग ये करके देखते हैं कि क्या होता है इसमें, ठीक है। सो अगर हम देखें फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये बिटवीन हम लोग लगा रहे हैं A और B के बीच में। पहले देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर 2 टाइप का एनर्जी होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ए पे हम बात करें तो बेसिकली हम लोग EA = EB करने की कोशिश कर रहे हैं। जो EA होगा वो होगा ½ mv उसका काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें सो ये कैपिटल M स्फेरिकल प्लैनेट का मास हो गया, ये सैटेलाइट का मास है, तो Gmm डिवाइड बाय ये R हो गया। फिर इस सैटेलाइट के पास इसकी वजह से भी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको लिखते हैं वो कितना होगा G9m × m, राइट। और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये टोटल 8r है, इसमें r आप माइनस कर लो तो 7r हो जाएगा, ठीक है, ये 7r हो जाएगा।
इसके अलावा इस दोनों जो प्लैनेट है इसका म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, हालांकि वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्लैनेट का पोजीशन वो चेंज नहीं हो रहा, बट बैक ऑफ द माइंड हमारा ये होना चाहिए कि इसका भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -G9m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई 8R हो गया। ठीक है, और राइट साइड में E भी जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को 0 ले लेते हैं, और यहाँ पर जब ये इस जगह पहुँच जाएगा, बी पे पहुँच जाएगा, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हो कितना होगा, -Gmm, और यहाँ से आपको फिर जो डिस्टेंस यहाँ से आप मेज़र करोगे, टोटल 8R है, उसमें से 2R को माइनस करना पड़ेगा, तो ये 6R हो जाएगा। 9m की वजह से लिखो तो G इंटू 9m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई, और ये कितना होगा, 2R हो जाएगा इसके सरफेस पे, राइट। और अगेन इस दोनों का जो पोटेंशियल, ये तो चेंज नहीं होने वाला, बट स्टिल हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैक ऑफ द माइंड हमारा होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये तो कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली जब आप निकालोगे यहाँ से ½ का जब वैल्यू निकालोगे ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, एंड डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ तो पंगा है, राइट। सो क्या पंगा हो सकता है, ऐसा क्या हो रहा है जो हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट प्राइमा फेसी ना हमें यही स्ट्राइक करता है कि हम यहाँ पर वेलोसिटी को 0 कर लें। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग कुछ मिस आउट कर रहे हैं। क्या मिस आउट कर रहे हैं, आप ठीक से देखो तो ये जो सैटेलाइट इधर मूव कर रहा होगा, तो इस दोनों का जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा वो उसके मोशन को डायरेक्ट कर रहा होगा। इनफैक्ट इस दोनों का जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, है ना, वो उसे हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या उसका नेचर एक ही जैसा है या फिर वो चेंज हो रहा है, राइट। सो ये मेरा लाइन ऑफ अप्रोच होना चाहिए। तो ऑफकोर्स ये अगर नेगेटिव आ गया, मतलब हमें ये सोचना होगा कि अब जो है यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ है जो हमसे मिस आउट हो जा रही है, तो हमारा ध्यान अब ग्रेविटेशन फील्ड की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, सो ग्रेविटेशन फील्ड का अगर हम पैटर्न देखें ठीक से, नहीं, सो ग्रेविटेशन फील्ड का अगर हम पैटर्न देखें तो क्या हो रहा है कि आप ठीक से देखो, सो ग्रेविटेशन फील्ड जो है, जैसे अगर आप इसकी बात करोगे, इस स्फीयर की बात करोगे, तो इसका ग्रेविटेशन फील्ड इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो बिगर स्फीयर है इसका जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा ये राइट साइड होगा, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है देन देयर आर चांसेस कि यहाँ पे जो किसी बीच में किसी एक पॉइंट में फील्ड 0 हो सकता है, राइट, इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं हम लोग कि ऐसा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो लेट्स से कि हम मानते हैं किसी पॉइंट P पे इसका फील्ड 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स से उसका डिस्टेंस इस जो स्मॉलर स्फीयर है वहाँ के उसके सेंटर से x है, तो अगर हम लेट्स से P पे 0 करते हैं तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो Gmm डिवाइडेड बाय x², और राइट साइड में G9m, हमें फील्ड निकालना है तो इसकी m स्मॉल m नहीं आएगा, Gm/x² आ जाएगा, और G9m इंटू 9m इसका फील्ड अगर हम निकालेंगे, इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो ये 8r - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं तो सिर्फ इसका मास आएगा, राइट। सो यहाँ पर अगर देखें ठीक से तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या होगा, 8r - x का होल स्क्वायर, ये x² आ गया, राइट। आप हालांकि फील्ड और फोर्स भी कह सकते हो, अगर यहाँ पे हम फोर्स भी करते तो ये m आप दोनों तरफ लिखते, मल्टीप्लिकेशन में होता, वो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाता, तो फोर्स के लिए भी वैलिड होगा कि बीच में किसी पॉइंट पे मेरा आप ग्रेविटेशन फील्ड 0 हो सकता है या नेट फोर्स भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ से तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 9x² आएगा, तो 8rx - x ये कितना हो जाएगा, ये 3x आ गया, तो x यहाँ से मेरा 2r आ गया। मतलब मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर मेरा ग्रेविटेशन फील्ड 0 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नेट ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगा या नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, अब आप देखो ठीक से, तो हमें ये पॉइंट तो आ गया, तो ये x का वैल्यू 2r आया। अब अगर 2r से आप थोड़ा सा पीछे जाओ, 2r से थोड़ा सा पीछे जाओ, तो क्या होगा, इसका जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा इसके ग्रेविटेशन फील्ड से। तो इससे अगर थोड़ा सा पहले जाओ, मतलब अगर हम बात करें कि x अगर लेस देन 2r है, तो जो ई नेट होगा, वो ई नेट जो होगा वो लेफ्टवर्ड होगा, राइट, इस तरफ होगा, क्योंकि इसका जो फील्ड होगा डोमिनेंट होगा इस पर। और अगर हम x ग्रेटर देन 2r करें, जो ई नेट होगा वो राइटवर्ड होगा, नहीं, इसका जो फील्ड होगा डोमिनेंट होगा इस पॉइंट P के इस तरफ।
सो यहाँ पर अब सोचना ये है कि अगर आप, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम स्पीड पूछा गया है, तो v जो मेरा एक्चुअली 0 होगा ना, वो कहीं बीच में अचीव होगा, पॉइंट P पे अचीव होगा। और समहाउ अगर आप यहाँ तक पहुँचा दो इस सैटेलाइट को, तो इसका जो पुल है ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑफकोर्स उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, बट लिमिटिंग केस में हम लोग इस पॉइंट P पे कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचा दो तो ऑटोमेटिकली ये इसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो मिनिमम केस में जो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे वो ए और पी के बीच में लगेगा, ए और बी के बीच में नहीं लगेगा। सो दिस वाज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट, बट डेफिनेटली एट फर्स्ट साइड ये स्ट्राइक नहीं करता है। तो हमारे पास एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जैसे मैंने माना पहले कि लेट्स से यहाँ पे 0 हो जाता है, तो वहाँ से हमारा काइंड एनर्जी नेगेटिव आया, तो फिर वहाँ से कंक्लूड हुआ कि मे बी इसका नेचर कुछ चेंज हो रहा होगा, फील्ड का नेचर या फोर्स का नेचर चेंज हो रहा होगा। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। सो बेसिकली हमें ये हमारा लाइन ऑफ अप्रोच होगा। हो सकता है आपको फील्ड पहले भी स्ट्राइक कर जाए और नहीं भी स्ट्राइक कर सकता है, तो हमारे पास ये लाइन ऑफ थॉट होना चाहिए, राइट। सो अब जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा वो किसके बीच में लगेगा, ए और पी के बीच में। बस ये पॉइंट हमें सोच लेना था। अब आगे सॉल्व करना बहुत ही आसान है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। सो हम लोग आगे देखते हैं। सो एक्स का वैल्यू 2r आ गया है ना, तो हमें ए और पी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। और अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं होगा, राइट। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड पी, सो ऑफकोर्स आप ए पे क्या लिखोगे, जैसे हमने पहले लिखा था ½ mu², फिर इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी वैसे लिखेंगे -Gmm/r, इसकी वजह से कितना आएगा -G×9m टू स्मॉल m, और ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये 8r माइनस 7r आ जाएगा। और फिर इस दोनों का जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होगा -G9m/m डिवाइडेड बाय 8r। और राइट साइड में आप क्या करोगे, क्योंकि आप P पे लगा रहे हो तो यहाँ पर ये काइंड एनर्जी 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा Gmm डिवाइड बाई ये 2r हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये 2r हो गया। फिर -G9m की वजह से आप देखो, सो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ से 2r है, तो यहाँ से आप करोगे माइनस करोगे तो 6r आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा टर्म ऑफकोर्स ये G9m/m डिवाइड बाय ये 8r आ गया। तो ऑफकोर्स ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से ½ mu² को कर लो, यहाँ पे Gmm/r कॉमन ले सकते हो, Gmm/r को आप कॉमन ले सकते हो, तो ये राइट साइड जाएगा तो ये 1 हो गया, माइनस ये 9 + 9/7 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। सबको राइट साइड ले जा रहे हैं, यहाँ पे -½ हो जाएगा, यहाँ पे 9/6, सो आप इसको 3/2 लिख सकते हो, राइट। ये जो 9/6 आएगा उसको 3/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लेना है। सो ये वैल्यू कितना आएगा Gmm डिवाइड बाय r, और ये आ जाएगा 16/7, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, राइट, -2 आ जाएगा। सो Gmm, और ये आ जाएगा 2/7, तो u का जो वैल्यू आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 4/7। ये स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और यहाँ भी r छूट गया था, है ना। सो Gm/r का √अंडर, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे a का वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि a की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है a का जो वैल्यू होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पर वैल्यू 4 आ गया। सो आप देख सकते हो, अगर ठीक से देखो तो सबसे पहले तो ये सोचना था कि यहाँ पर जो फोर्स का नेचर है थ्रू आउट मोशन वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। x = 2r से पहले तक जो नेट फोर्स था वो लेफ्टवर्ड था, और 2r से आगे जो नेट फोर्स था वो राइटवर्ड था। आप फील्ड के टर्म में भी सोच सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है आपको पहले स्ट्राइक कर जाए कि हाँ जो फील्ड का नेचर है या फोर्स का नेचर है वो चेंज हो रहा है। अगर नहीं स्ट्राइक करेगा तो ऑफकोर्स आप बी पे पहले लगाओगे, फिर वहाँ से कंक्लूड करोगे जो काइंड के जो नेगेटिव आया, तो मे बी उसके बाद आपको स्ट्राइक करे कि यहाँ जो फोर्स का नेचर है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली एक हमारे पास लाइन ऑफ अप्रोच होना चाहिए कि अगर हम गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम कैसे उस डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में मूव कर सकें, ठीक है। तो लॉजिकली आप इस चीज़ को बता सकते हो। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ जेईई मेन, जो कि ओरिजिनली डिराइव था जेईई एडवांस से,
ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।